भाभी अब से तुम अकेले ही अपने मायके जाना। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि अंश को अपने साथ मायके मत लेकर जाओ। वो जब भी वहाँ जाता है बीमार पड़ जाता है, मगर तुम्हें तो जिद थी कि उसके नाना नानी उसे बुला रहे हैं, तो मैं उसे जरूर लेकर जाऊंगी। जब भी वो वहाँ जाता है हमारी याद हुड़क कर बीमार हो जाता है। पहले ही कहा था ना कि वो हमारे बिना नहीं रह सकता। अब देख लो अपनी जिद का नतीजा। वहाँ जाते ही बीमार हो गया। अपने पापा से कहो कि वो तुरंत ही तुम्हें यहाँ लेकर आए। मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं। कावेरी जी गुस्से में अपनी बहू सोनी से बोली। मम्मी जी, बाकी की बातें मैं घर आकर सुन लूंगी। अभी सबसे ज्यादा जरूरी अंश की तबीयत है। फिलहाल मैं उसे इस हालत में लेकर वहाँ नहीं आ रही हूँ। मैं उसे सबसे पहले हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। अभी इसे डॉक्टर को दिखाना ज्यादा जरूरी है। इतना कहकर सोनी ने फोन काट दिया। सोनी ने फोन काटकर कावेरी जी की बात अनसुनी कर दी, जिसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को फोन करके अपने मन की भड़ास निकाली। सोनी कावेरी जी के बड़े बेटे सुमित की पत्नी है। कावेरी जी के 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां रानो, सोनिया, किंजल और 1 बेटा सुमित। बेटियां शादी करके अपने ससुराल जा चुकी है। अब सुमित की शादी हुई तो सोनी बहू बनकर आई। पूरे घर पर कावेरी जी और उनकी बेटियों का वर्चस्व बना हुआ था। उनकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता था। जल्द ही सोनी एक बेटे अंश की मां बन गई, लेकिन वो सिर्फ नाम की मां थी। अपने बेटे पर उसका कोई अधिकार नहीं था। अंश के बारे में जो भी फैसला लेना होता था वो उसकी दादी और बुआ ही लेती थी। पहले तो सोनी को कहीं आने जाने नहीं मिलता था। बड़ी मजबूरी में उसे मायके जाने की परमिशन मिलती तो उसकी सास उसे पहले ही सुनाने लगती। तुम्हारे मायके में यहाँ की तरह सुख सुविधा नहीं है। जब भी मेरा पोता वहाँ जाता है बीमार पड़ जाता है या फिर उसे चोट जरूर लग जाती है, तुम वहाँ अपनी बहनों के साथ बातों में लगी रहती हो, अंश का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, तभी तो वो इतना कमजोर हो जाता है। यहाँ तो हम लोग हैं इसका ध्यान रखने के लिए। पता नहीं उसे वहाँ दूध पीने को मिलेगा, कुछ फल खाने को मिलता होगा या नहीं। कावेरी जी की पोते के लिए चिंता बस तभी तक रहती जब तक कि उनकी बेटियां और उनके बच्चे घर नहीं आ जाते। उन सब के आते ही उनके तो स्वर बदल जाते हैं। उनके सामने उन्हें अंश की कोई चिंता नहीं रहती, बल्कि बात बात पर उसे झिड़कती रहती। हर चीज बहू बेटे और पोते से छुपाकर बेटी के बच्चों को खिलाती पिलाती रहती। सोनी ये सब देखकर भी घर की सुख शांति के लिए चुप ही रह जाती। इस बार उसे बड़ी मुश्किल से अपनी बहन की शादी में जाने की इजाजत मिली थी। वहाँ जाते ही अंश की तबीयत खराब हो गई और जैसे ही पोते की तबीयत खराब होने की बात कावेरी जी को पता चली, वो बहू को सुनाने लगी। अपनी बहू को ये एहसास कराने के लिए कि वो जब भी मायके जाती है तो उनका पोता वहाँ बीमार पड़ जाता है। आज भी उसे वापस आने के लिए कह रही थी, जिसे सुनते ही सोनी ने मना कर दिया। वहाँ सोनी अपने पापा और भाई को लेकर हॉस्पिटल गई। वहाँ डॉक्टर ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, अरे आप लोग इतने परेशान मत होइए, आजकल मौसम बदल रहा है, इसलिए बड़ों और बच्चों सभी को वायरल हो रहा है। ये दवाइयाँ दीजिए, बुखार उतर जाएगा। तब तक सोनी के ससुराल से उसकी सास, पति सुमित और वही पास में रहने वाली ननद रानो सब वहाँ आ गए। उसकी सास और ननद वहाँ भी शुरू हो गई। देख लिया बहू अपनी जिद का नतीजा, मेरा बच्चा बिल्कुल सूख गया है। तुम्हें यहाँ रुकना है तो रुको, मैं अंश को अपने साथ ले जा रही हूँ, तुम्हारा जब मन करे तब आना। भाभी कभी तो मम्मी की बात मान लिया करो, हमेशा अपने मन की करती रहती हो। देखो हो गया ना अंश बीमार, अब से तुम अकेले ही मायके आओगी, अंश तुम्हारे साथ नहीं आएगा। सुमित अब भी चुपचाप खड़ा अपनी माँ और बहन की बातें सुन रहा था। मम्मी, दीदी, ये अंश के नाना नानी का घर है,
और वो यहाँ हमेशा आएगा। जिस तरह अंश पर उसके दादा दादी और बुआ का अधिकार है, उसी तरह उस पर उसके नाना नानी, मामा और मासी का भी अधिकार है। बच्चे का बीमार होना सिर्फ एक इत्तेफाक है, वो वहाँ अपने घर में भी तो बीमार हो सकता था। अंश यहाँ से अपनी मासी की शादी के बाद ही आएगा। आप लोग परेशान ना हो, मैं माँ हूँ उसकी पूरी देखभाल कर लूंगी। और दीदी, आप तो मुझे ऐसे बता रही है जैसे आप तो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके नहीं आती। मैं तो कभी कभी आती हूँ, आप तो आए दिन बच्चों को लेकर मायके आती रहती हैं। कभी कभी आपके बच्चे बीमार भी पड़ते हैं, तब तो मैंने कभी मम्मी के मुंह से ये नहीं सुना कि अब तुम मायके मत आना वरना बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। मम्मी जी, आप हमेशा अंश को जरूरत से ज्यादा प्यार करने का दिखावा करती रहती है। आपका प्यार तब कहाँ चला जाता है जब दीदी लोगों के बच्चे आते हैं, उस समय तो आप अंश के साथ भी दोगला व्यवहार करती है। हर चीज दीदी के बच्चों को अंश से छुपाकर खिलाती रहती है। कोई सामान लाती है तो सिर्फ दीदी के बच्चों के लिए लाती है। मैं घर की सुख शांति के लिए चुप रह जाती हूँ, लेकिन अब तो पानी सर के ऊपर निकल रहा है तो बोलना जरूरी है। इतना कहकर सोनी अपने पति का मुंह देखकर बोली, आप आज भी चुप रहेंगे, कभी मेरा साथ नहीं देंगे। मेरे साथ गलत होता रहा तब तक तो आपको कोई मतलब नहीं था, आज आपके बच्चे के साथ भी गलत हो रहा है तब भी आप चुप ही रहना। लेकिन इसकी माँ है बोलने के लिए। नहीं सोनी, ऐसी बात नहीं है। जैसे तुम घर की शांति के लिए चुप रहती हो, उसी तरह मैं भी इसलिए चुप रहता हूँ क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ तो सबके लिए सोचना पड़ता है। लेकिन आज मुझे पता चला मेरी माँ बहनें मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करती है। तुमने बिल्कुल ठीक किया इन लोगों को आईना दिखाकर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बेटे बहू को इस तरह बोलता देखकर कावेरी जी अपना सा मुंह लेकर वापस आ गई। अति हर चीज की बुरी होती है। जो इंसान घर की शांति के लिए जितना चुप रहता है, सभी उसका उतना ही नाजायज फायदा उठाते हैं। अपनी ही कोख से जन्मा मुझे धोखा दे रहा है। नमन यार, मुझसे नहीं होती हर समय तुम्हारी मम्मी की तीमारदारी। अब तो वो मुझे वक्त बेवक्त किसी ना किसी काम के लिए आवाज देती रहती है। मैं अच्छा खासा आराम कर रही थी और उन्होंने कॉफी बनाने का ऑर्डर दे दिया, जैसे मैं उनकी कोई नौकरानी हूँ। स्वाति चिढ़ते हुए बोली, स्वाति तुम समझती नहीं हो, बस कुछ दिनों की ही तो बात है। जब तक वो बड़े बाजार वाली दुकान और घर मेरे नाम नहीं हो जाता, तब तक तुम माँ की तीमारदारी करती रहो। उसके बाद तो तुम घर की रानी और मैं दुकान का राजा, जैसे चाहे वैसे रहना। माँ को तो भैया भाभी ही संभालेंगे, हमारे बस की बात कहाँ है उन्हें अपने साथ रखकर झेलने की। नमन ने स्वाति को समझाते हुए कहा। दरवाजे पर खड़ी नमन की माँ का ये सुनकर दिमाग सन्न रह गया। वो तो अपनी बहू को कॉफी के लिए मना करने आई थी कि अभी रुक जाओ, मंदिर से आकर कॉफी पी लूंगी। मेरे बच्चों के द्वारा ये क्या खेल खेला जा रहा मेरे साथ। एक पल को तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, मगर जो सुना था वो भी तो सच था। तो ये कारण है अचानक से नमन और स्वाति का मेरी तरफ झुकाव का, मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। वो घर और दुकान अमन के पापा अमन को देने का कह गए थे तो उसे ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुभाष जी और नीरजा जी के दो बेटे थे, अमन और नमन। जहां अमन परिवार के प्रति समझदार और जिम्मेदार था, तो वहीं नमन गैर जिम्मेदार। सुभाष जी का अपना साड़ियों का पुश्तैनी व्यवसाय था। काम बढ़ाने के लिए सुभाष जी ने दूसरी दुकान खोलने का सोचा। सुभाष जी ने नमन से कहा भी था कि ये चलती हुई दुकान है, इसे तुम ले लो। नई दुकान को अमन अच्छी तरह से चला लेगा, मगर नमन ने पुरानी दुकान को छोड़कर नई दुकान लेने का सोचा। सुभाष जी ने खुशी खुशी नमन को वो दुकान दे दी और अमन बाजार की पुरानी दुकान पाकर खुश हो गया। लेकिन पुरानी दुकान की साख बहुत अच्छी थी और चलती भी अच्छी थी।
अब तो धीरे धीरे नमन के दिमाग में वो दुकान खटकने लगी और वो पुरानी दुकान को पाने के जुगाड़ में लग गया। सुभाष और नीरजा जी अपने बड़े बेटे अमन और बहू अंजलि के साथ उसी दुकान के ऊपर बने घर में रहते थे और नमन नई दुकान के ऊपर बने घर में, मगर अभी संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ था। एक रोज अचानक सुभाष जी नीरजा जी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। नीरजा जी का जैसे सब कुछ ही सुभाष जी के साथ ही समाप्त हो गया। अब तो वो घर उन्हें काटने को दौड़ता था। अब तो नमन को भी रास्ता मिल गया था कि मम्मी को मनाना आसान रहेगा, इसलिए जब नमन ने नीरजा जी को उसके साथ चलकर रहने को कहा तो वो भी नमन के साथ आने को राजी हो गई। अमन और अंजलि के बच्चे बड़े हो गए थे और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे और नमन के बच्चे अभी छोटे ही थे। नीरजा जी ने सोचा कुछ दिन बच्चों के साथ रहूंगी तो मन बहल जाएगा। अब शुरू हुई नीरजा जी की तीमारदारी। नमन और स्वाति तरह तरह का खाने पीने का सामान नीरजा जी के लिए लाते। मन ना होते हुए भी स्वाति शाम को उन्हें मंदिर ले जाती और तो और नीरजा जी के मना करने के बाद भी स्वाति रात को उनके पैर दबाने बैठ जाती। बहुत बदल गए नमन और स्वाति उनके पापा के जाने के बाद। चलो अच्छा है, कम से कम माँ के लिए प्यार तो जागा। नीरजा जी तो यही सोचकर खुश हो रही थी, मगर आज सच्चाई सुनकर तो जैसे उनके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। तभी अपने कमरे के दरवाजे पर कुछ आहट सुनकर नमन और स्वाति चौंक गए। मम्मी जी, आप बेकार में ही परेशान हुई, मैं तो कॉफी लेकर बस आ ही रही थी। स्वाति नकली मुस्कान से साथ बोली, मुझे नहीं पीनी कोई कॉफी वॉफी, मैं आज ही अमन के पास वापस जा रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग स्वार्थ में इतने अंधे हो जाओगे कि अपनी माँ के साथ भी छल करने से नहीं चुकोगे। मैं गैर कोख से जन्मी की क्या बात करूं, अपनी कोख का जन्मा मुझे धोखा दे रहा है। शर्म आती है मुझे अपनी परवरिश पर कि मेरा बेटा मुझे झेल रहा है। नमन, ये कहते हुए तुझे शर्म नहीं आई? वही मैं सोचूं कि अचानक तुम लोगों का प्यार मेरे लिए कैसे जाग गया। अब तुम लोगों की चाल समझ में आई मुझे, लेकिन मैं इतनी भोली नहीं हूँ। ये कहते हुए नीरजा जी का शरीर कांपने लगा। मम्मी, ये आप क्या कह रही है? हम लोगों के मन में ऐसा कुछ नहीं है। नमन भी शब्दों में मिठास लाते हुए बोला। समझ तो वो गया था कि नीरजा जी ने सब सुन लिया है। मैं सही कह रही हूँ, मैं आज ही वकील को बुलाकर वो बाजार वाली दुकान और घर अमन के नाम कर देती हूँ और ये दुकान और घर तुम्हारे नाम, क्योंकि मैं अमन के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती। नई दुकान और घर को तुम लोगों ने खुद ही चुना था। नीरजा जी बहुत ही ज्यादा व्यथित लग रही थी। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, हमें तो बड़े बाजार वाली दुकान और घर चाहिए। अगर आप आसानी से नहीं देंगी तो हम आपसे जबरदस्ती लिखवा लेंगे। अब तो स्वाति और नमन जबरदस्ती पर उतर आए थे। इतने में घर को डोरबेल बजी। इस समय कौन आ गया? नमन और स्वाति दोनों चौंक पड़े। नमन दरवाजा खोलने के लिए बढ़ गया। अरे भैया भाभी, आप अचानक यहाँ? नमन अमन और अंजलि को अचानक सामने देखकर चौंक गया। ये लोग अचानक नहीं आए, मुझे तुम लोगों की बातों से मालूम हो गया था कि तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती भी कर सकते हो, इसलिए मैंने पहले ही चुपचाप अमन को फोन कर दिया था। अब तो नमन और स्वाति एक पल को घबरा गए। हम लोग मम्मी को ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन मम्मी तो मेरे पास ही रहेंगी, दोनों ढिढ़ाई से बोले। मम्मी हमारे साथ अभी के अभी जाएंगी, और हाँ मम्मी, आपके कहे अनुसार वकील भी बस आता ही होगा। अमन और अंजलि नीरजा जी के पास आकर बैठ गए। थोड़ी ही देर में वकील भी आ गया और नीरजा जी ने उसी समय अपनी वसीयत लिख दी। आज नीरजा जी ने दिल पर पत्थर रखकर नमन और स्वाति से अपना रिश्ता हमेशा के लिए समाप्त करने का फैसला ले लिया। अमन और अंजलि नीरजा जी को अपने साथ लेकर चले गए। नमन और स्वाति अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ गए कि संपत्ति तो गई ही, अपनों से व्यवहार भी खत्म हो गया।